वैदिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पे चीजें अलग थी, और ये अगर लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, उत्तर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, तो वहाँ पे चीजें अलग थी। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक व्यवस्था की, तो इससे पहले आप लोगों को मैंने एक बार बताया था कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता था। सबसे पहले जो इकाई होती, जो यूनिट होते, सबसे पहले कौन आता था? सबसे पहले कौन था? परिवार, है ना, क्योंकि सबसे पहले परिवार होता था जिसको कि कुटुंब भी बोला जाता था, है ना। तो सबसे पहले होते थे कुटुंब, उसके नीचे कौन होता था? ग्राम, फिर उसके नीचे कौन होता था? विश्व, फिर उसके नीचे जन, फिर राष्ट्र, है ना। तो कुल की अगर बात करें हम लोग, कुल मीन्स फैमिली, है ना, एक परिवार। तो जैसे कि वैदिक पीरियड में मेन चीज ये था कि मेन फैमिली का हेड कौन होता था? पिता होता था, फादर होते थे, है ना, जिसकी वजह से इसको बोला जाता था पितृसत्तात्मक परिवार। तो ये जो कुल होते थे, ठीक है। तो इसमें परिवार का मुख्य होता था फादर, फिर इन कुलों के मिलने से क्या बनता था? एक ग्राम बनता था, और इसके हेड को क्या बोला जाता था? ग्रामीण। फिर ये जो ग्रामीणों के मिलने से एक चीज बनता था जिसको कि बोला जाता था विश्व, और उसके हेड को क्या बोला जाता था? विश्वपति। फिर विश्वपति के बाद आते थे जन, फिर जनों के मिलने से एक क्या बनता था? राष्ट्र बनता था। तो इस तरह से उनका स्ट्रक्चर हुआ करता था, ठीक है। तो अब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति, उनका सोशल कंडीशन कैसा था, है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इस समय में जो ये चीजें थी, जो स्ट्रक्चर थे, इसी हिसाब से चला करते थे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा वर्ण व्यवस्था। इसमें सबसे पहले कौन आते थे? सबसे पहले ये बताइए कि कितने प्रकार की वर्ण व्यवस्था है? 4 प्रकार के। कौन कौन से? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आते हैं कौन? ब्राह्मण, उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, फिर उसके बाद आते हैं वैश्य, फिर लास्ट में कौन आते हैं? शूद्र। तो जैसे कि भारतीय इतिहास की अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, इसमें हमेशा से अगर वर्ण व्यवस्था की बात जहां भी होती है तो सबसे हेड में, सबसे टॉप पे कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मण होते थे, इनको उस समय बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था उनको। क्यों? क्योंकि वे क्या काम करते थे? पूजा पाठ कराते थे, दूसरों को पढ़ाने का काम करते थे, है ना, यज्ञ वगैरह करते थे पूजा पाठ में। तो उनका जो इम्पोर्टेंट था, उनका जो रोल था वो बहुत ज्यादा था। फिर इसके बाद बात आती है क्षत्रिय की। तो क्षत्रिय से संबंधित क्या है? वे क्षत्रिय मीन्स एक ऐसा इंसान जो कि सैनिक से रिलेटेड था, है ना, आर्मी से रिलेटेड था। और ये क्षत्रिय वर्ग के जो लोग होते थे वे क्या करते थे? युद्धों में अपना क्या करते थे? भाग लेते थे, लड़ाइयां लड़ते थे। फिर इसके बाद आता है कौन सा वर्ग? वैश्य। तो वैश्यों का काम था कि व्यापार करना, है ना, व्यापार करना दूसरे देशों से, और जितनी भी जो चीजें हैं पैसे से रिलेटेड, उन सब चीजों का लेखा जोखा रखना ये वैश्यों का काम होता था। फिर सबसे लास्ट कैटेगरी आती थी किसकी? शूद्रों की। और शूद्रों की स्थिति क्या थी? कंडीशन कैसा था? बहुत ही नीचे तबके का, वे हमेशा नीचे थे और नीचे ही रह गए, है ना। तो जैसे कि यहाँ 4 वर्ण जो डिवाइड किए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो ये ऋग्वैदिक टाइम था, ठीक है, ऋग्वैदिक के टाइम पीरियड में इनके स्ट्रक्चर को बांटा गया था किस आधार पे? इनको बांटा गया था इनके काम के आधार पे, है ना। ये मतलब अगर जो पढ़ा रहा है, जो यज्ञ करा रहे हैं, तो उसको किस कैटेगरी में रखा गया? ब्राह्मण कैटेगरी में। अगर जो युद्ध के लिए तैयार है, जो सैनिक के रूप में है,
वर्ग में, और जो कारोबार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनको किस वर्ग में बांटा गया? वैश्य के रूप में। और लास्ट में जो शूद्र, जो कि सबसे नीचे तबके के, इन तीनों वर्ग से परे थे, उनको रखा गया शूद्र वर्ग में। और शूद्रों का काम क्या था? इन तीनों की क्या करना? सेवा करना। और उनका जो भी काम है वो उनके अंडर में रह के ही शूद्र किया करते थे। शूद्रों की स्थिति या उनकी कंडीशन बोले या तो फिर उनका रहन सहन, तो बाकियों की अपेक्षा उनको बहुत ही अनदेखा किया जाता था, है ना। अगर बाकियों को कुछ चीजों की करने की अगर उन्हें स्वतंत्रता थी, तो इनको शूद्रों को वैसा कुछ अधिकार नहीं मिला गया था, कुछ राइट नहीं था उनको करने का, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इस टाइम पीरियड की, इस ऋग्वेद की ये सामाजिक स्थिति में महिलाओं की स्थिति, ठीक है, महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो इस अगर काल में हम लोग बात करते हैं तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, ठीक है। अगर महिलाएं जो थी वे अगर शादी की भी बात करें तो पहले के जमाने में क्या होता था कि वे अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकती थी, है ना। फिर भी इनको थोड़ा बहुत इतना फ्रीडम मिला था कि वे अपना इसमें मत दे सकती थी, ठीक है। और एक था कि इनको अगर इनकी शादी हो जाती थी, इनकी शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ जो यज्ञ वगैरह होते थे, जो पूजा पाठ होते थे, उनमें उनको क्या किया जाता था? बैठने का अधिकार दिया जाता था। इनको शिक्षा का, एजुकेशन का भी राइट था। और बहुत सारे ऐसे जो नाम है, घोषा, लोपामुद्रा, है ना, ये लोग ऐसी ऐसी महिलाएं, ऐसे ऐसे स्त्रियां हुई जो कि बहुत ही उच्च स्तर पे पढ़ाई करके अपने नाम इसमें दर्ज कराई। और वैदिक पीरियड की बात करें, अगर एजुकेशन की बात करें महिलाओं को लेके, तो इनका नाम सामने आता है, ठीक है। फिर हम लोग अगर देखेंगे कि इनको और क्या क्या अधिकार है, तो जैसे कि पहले चाइल्ड मैरिज बहुत हुआ करते थे, पर्दा सिस्टम, है ना, तो वो सब चीजें इस काल में नहीं थी। तो कुल मिला के अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं तो इस टाइम पीरियड में महिलाओं को जो विमेन कंडीशन था वो काफी हद तक अच्छा था। इतना तो अधिकार था कि वे अपने मर्जी से पढ़ाई कर सकती थी, अपने हस्बैंड के साथ खुले तरीके से कहीं भी जा सकती थी, अपने फादर का जो उसको जो संपत्ति होता था, जो जायदाद होता था, उनमें भी उनको कहीं ना कहीं हिस्सा मिलता था। तो टोटल कुल मिला के अगर बात की जाए तो इनमें इनका कंडीशन क्या था? अच्छा था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं अब इनके इकोनॉमिक सिस्टम की, है ना, जो अगर इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो इनका जो जीवन कैसे चल रहा था, है ना। जब आर्यन आए तो क्या थे वे? एक घुमंतु जाति के टाइप के, है ना, वे एक जगह पे रह के नहीं काम करते थे, तो वे सबसे ज्यादा किसको ये करते थे प्रेफर? पशु पालन को। तो उस टाइम पे कृषि का भी बहुत ज्यादा था प्रचलन, ठीक है, लेकिन कृषि से कहीं ज्यादा महत्व किसको दिया जाता था? पशुपालन। लोग पशुपालन पे ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन हाँ, कृषि और पशुपालन दोनों का ही नाम इस काल में आता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे इस टाइम पे जो होती थी गाय, पशु, है ना, उनको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था, उनको मारना अलाउ नहीं था। अगर कोई उसको मार देता था तो उसको मृत्यु दंड, ये समझ रहे हो ना, उसको फांसी तक दी जाती थी। कहने का मतलब उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, ठीक है। तो ये थे सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक जीवन। तो एक चीज छूट गया था, जैसे कि ये कुल, ठीक है, कुल का हेड कौन होता था? पिता। तो अगर इसके कुल के जो हेड थे उसके पिता को इतना अधिकार था, इतना उसको राइट था कि अगर वो बड़ा से बड़ा डिसीजन अपने फैमिली को लेके अगर लेना है तो वो बड़ी आसानी से ले सकता था। उसको इतना हक था कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य को, मान लिया अपने बड़े बेटे को, है ना, अगर उसने कुछ ऐसा काम किया हो तो उसको कठोर दंड देने की स्वतंत्रता थी। अपने परिवार को कैसे चलाना है वो बड़े अच्छे से हैंडल कर सकता था, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इकोनॉमिक, सामाजिक स्ट्रक्चर, फिर हम लोग बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो ऐसे इस काल में थे। फिर अगर हम लोग बात करेंगे धर्म और पूजा की, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था भगवान इंद्र को,
इस टाइम पे, ठीक है, उसकी पूजा की जाती थी। फिर और एक चीज छूट गया है ये राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, एक था सभा और समिति। सभा और समिति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, है ना। इसको प्रजापति की क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जोर से बोलिए। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सभा और समिति का रोल, है ना। तो ये सब चीजें थी ऋग्वैदिक टाइम की। फिर इसके बाद जब इससे पहले जब आर्यंस आए थे तो सबसे पहले वे आते हैं, उनका निवास स्थान जो बोला जाता है सब सिंधु एरिया को बोला जाता है ना।